हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले अपनी क्रॉप पर डिस्कस कर रहे हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। उनमें से पहली जो है वो है सिल्क। तो सिल्क का सबसे बड़ी बात है तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 बेंगलुरु में हुई थी। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोर्ड हैं वो हम अभी बाद में डिस्कस भी करेंगे एक पूरी लिस्टिंग में। ये जनरली एक तरीके से प्रोटीन से बना होता है और जो ड्राइव किया जाता है कैटरपिलर से। अगर हम स्टेजेस देखें सिल्क वॉर्म की तो एक है एग। सबसे पहली स्टेज होती है कि जब वो अंडे से निकलता है, फिर कैटरपिलर के रूप में, फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, देन मूथ या इसी अवस्था को एडल्ट कहते हैं, फिर यही इमागो कहते हैं। तो एग, कैटरपिलर, प्यूपा, एमएआई यानी कि मूथ, एडल्ट, इमागो एक ही अवस्था है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से जो सही क्रम है वो लगाइए। अब ये मेटामॉर्फोसिस को कहाँ रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि लार्वा, प्यूपा, इमागो, ठीक है ना? ये तो हमें समझ में आती है। लार्वा, प्यूपा, इमागो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बनता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें लगातार कोई ऑप्शंस है नहीं है। सेकंड, थर्ड, सेकंड के बाद सेकंड, थर्ड तो यहाँ पे ये दिखता नहीं है। तो ये मेटामॉर्फोसिस को कहाँ पे रखा जाए, मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बाद भी मिला नहीं है। बट ये हाल-फिलहाल हम ये 3 स्टेजेस याद रखेंगे, ठीक है? तो कौन-कौन सा रहेगा? लार्वा या कैटरपिलर सेम ही है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट लेडीबग, इसी को हम लेडीबग कह देते हैं, इमागो या फिर बटरफ्लाई। चलिए, अगर हम बात करेंगे ये सिल्क की, तो ये कैसे प्राप्त होती है? ये कोसों के चरण में अवरोध डाला जाता है, उसके माध्यम से हम ये प्राप्त करते हैं, ठीक है? अब ये डिफरेंट टाइप की जो सिल्क वर्म सिल्क होती है और ये किस-किस प्लांट को अपने इनका इनका जो होस्ट प्लांट होता है, उसके बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं, मलबरी सिल्क का जो होस्ट प्लांट है, वो है मोरस सब। तो मलबरी, मोरस। तसर सिल्क वर्म का जो है, वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। ये अर्जुन की जो छाल होती है, अर्जुन का वृक्ष होता है वही, तो टी से तसर, टी से टर्मिनेलिया। मूंगा सिल्क वर्म होता है मैसिलस बेम्बिसियाना और इरी सिल्क वर्म होता है रिसिनस कम्यूनस। इसी को कैस्टर प्लांट जो अरंडी का पेड़ होता है, यही है रिसिनस कम्यूनस। ये थी चर्चा हमारी सिल्क के बारे में। अब हम बात करेंगे शुगर केन की। शुगर केन यानी कि गन्ना हाथी का प्रिय है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी कि जो गन्ना है मुख्यतः ये ट्रॉपिकल की फसल है, लेकिन हालाँकि इसे सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है। 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, यानी कि कंटीन्यूअस रेनफॉल भी नहीं चाहिए इसको। रेनफॉल के साथ-साथ में इसका जो टेम्परेचर है, वो ठीक-ठाक उमस होनी चाहिए, यानी कि पानी भी बरसे और धूप भी निकले। सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये 2009 में इक्रिसैट के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की सहभागिता के साथ। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस-किसने स्टार्ट किया था, इक्रिसैट और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने 2009 में सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। किस लिए कि शुगरकेन की जो वैराइटीज़ हैं, अच्छी किसान अच्छी वैराइटीज़ की क्रॉप जो वैराइटीज़ हैं शुगरकेन की, वो अपने खेतों में लगाएँ और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है शुगरकेन जो कल्टीवेशन है, इसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अपेक्षाकृत ओपन इरिगेशन के, ठीक है? शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कोयम्बटूर में एस्टेब्लिश होता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में सॉरी एस्टेब्लिश तो ये पहले ही हो गया था। 1969 में ये आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हिस्सा बनता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हमें पता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। गन्ने की 48 फसल की खेती महाराष्ट्र में होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनरली 48 फसल का मतलब ये है कि जो एरिड रीजन है महाराष्ट्र के, जैसे विदर्भ का इलाका है, गढ़चिरौली वगैरह का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क तम यानी कि जो प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पे बरसात ना होने की वजह से, तो इस प्रकार के रीजन में एरिड जो 48 फसल होती है, बहुत अच्छी होती है। 48 फसल की जो वैरायटी है गन्ने की, 18 मंथ्स का इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है 48 का। इसी वजह से इसको 48 नाम दिया गया, क्योंकि 18 महीने का होता है। बात करें भारत में पहली शुगर केन मिल की, तो ये 1903 में ओपन करी गई थी प्रतापपुर, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना ये प्रतापपुर है, प्रतापगढ़ में नहीं है, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़ हो जाता है एग्ज़ाम में प्रतापपुर और प्रतापगढ़ जब हम अंडर प्रेशर होते हैं, राइट? इसके बाद हम करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि भारत में कौन-सा उद्योग है, जो लोगों को क्या देता है, रोज़गार देता है, तो वो है सब सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद जो है वो आपका गन्ना उद्योग ही है, यानी कि चीनी उद्योग है, जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा सूती वस्त्र है, क्योंकि कॉटन वेस्ट, और ये फिर रहेगा शुगर केन वेस्ट चीनी उद्योग। उत्तर प्रदेश को शुगर बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है। गन्ने में शुगर कंटेंट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? यदि इसकी पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाता है, ठीक है? जब फ्रॉस्ट गिर जाता है जनरली नॉर्थ इंडिया में
देखते हैं कि 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के आसपास जो मौसम होता है, उस समय गन्ना की हार्वेस्टिंग बंद कर दी जाती है। उसका मूल कारण ये है क्योंकि पाला, ओस, फ्रॉस्ट गिरने की वजह से इसका शुगर कंटेंट कम हो जाता है, इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसको गर्मी चाहिए है, क्योंकि ट्रॉपिकल फसल है, इस वजह से भी उत्तर प्रदेश में गर्मी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सर्दी फेस नहीं कर पाता ये। इंडिया सबसे लार्जेस्ट है शुगर कंज्यूमिंग की बात करें तो शुगर कंज्यूम करने में इंडिया सबसे अव्वल नंबर पर है। अब सबसे बड़ी बात है, हमें अगर पूछना, नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है बराक वैली, है ना? तो बराक वैली में भी गन्ने की फसल होती है, बहुत यूनिक पॉइंट बन जाता है क्योंकि अक्सर करके हमें ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में गन्ने का उत्पादन कहाँ ही होता होगा। गन्ने में फसलों का दूसरा रोग की बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रेड रॉट डिसीज़, जो कि फंगस की वजह से होता है, और जो फंगस है वो है कलेक्टोट्राइकम फैलेक्टम, ठीक है? तो रेड रॉट किस फंगस की वजह से होता है? कलेक्टोट्राइकम फैलकैटम। तो इसके अलावा एक और इसमें रोग होता है, टॉप शूट बोर्स मोथ होता है, कि गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये गन्ना इस तरीके से, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर एक मोथ, एक यानी कि कीड़ा होता है, वो लग जाता है, और ये गन्ने की पत्ती, जिसकी वजह से सूखता चला जाता है, ठीक है? तो रेड रॉट ड्यू टू फंगस कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकम फैलकेटम की वजह से, और टॉप शूट बोर्स मोथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन गन्ने से रिलेटेड क्या था। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गन्ना तो उत्पादक, देखो, गन्ना का उत्पादन क्वांटिटी में भी अधिक होता है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश में अधिक है, चीनी का उत्पादन भी महाराष्ट्र से अधिक है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना में एरिया वाइज और उत्पादन वाइज नंबर 1 है, बट इसका प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन अधिक है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। अब देखो, असरसन कथन करने वाले, अब देखो इसके बीच में क्योंकि लगा दो, क्योंकि। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। नहीं भाई, अगर मान लो सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पे चीनी मिल की बात कर रहे हैं, तो सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल्क से गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ जाएगा? ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो कथन वैसे दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वो जनरली कोऑपरेटिव बेस्ड है। कोऑपरेटिव का मतलब है इट इज मैनेज्ड बाय द लोकल्स, बाय द मेंबर्स। तो कथन दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो कथन ए तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट? तो ये था हमारे गन्ने के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉफी, कहवा। तो लगभग 18वीं सेंचुरी से कमर्शलाइज है कहवा। ये अरब से आई हुई थी। अराबिका सबसे पहली वैरायटी इंडिया में आई थी अरब से। कॉफी कल्टीवेशन स्टार्ट होता है बाबा बुदान जो हिल्स हैं, कर्नाटक, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे। इसके लिए उपयुक्त अगर हम बात करें मौसम और मिट्टी की, तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, यानी कि ये भी एक तरीके से ट्रॉपिकल फसल आप मान सकते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। वर्षा अच्छी खासी इसको चाहिए होता है, 150 टू 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दोमट या लावा सॉइल में उगाई जा सकती है, इसी वजह से हमें ये पता है। जो अब अफ्रीका में भी इसको, कॉफ़ी को उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी लावा सॉइल है। हाइट जो है वो सबसे उपयुक्त जो हाइट है इसके लिए 600 से 1600 मीटर से। देखो, इसको पानी तो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन पानी कैसा, वो ड्रेन होना चाहिए। पानी बरसे और वो बह जाए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा कॉफ़ी को पहले, सबसे पहले ग्रो किया गया था चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स, मैंने अभी बताया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1948 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है? और ये जो कॉफ़ी एक्ट है 1942, उसकी धारा जो 7वीं है, ठीक है ना? उसके अनुसार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1948 में बना था। ये भी कहाँ पे है? तो ये है आपका बैंगलोर के अंदर, ठीक है? सिल्क बोर्ड भी बैंगलोर में है, और ये भी बैंगलोर में है। कॉफ़ी एक्ट 1942, राइट? दूसरी चीज़ क्या है कि पाला, जो जो पाला होता है, यानी कि फ्रॉस्ट होता है, वो हर फसल के लिए नुकसानदेह है। तो पाला कहवा के लिए भी हानिकारक होता है। किसी भी फसल के लिए पाला नुकसानदेह, एक ही दिमाग में रख लो, अगर कृषि को समझ रहे हैं। जनरली भारत में तो सबसे 2 वैरायटी हैं, एक है अराबिका, जो सबसे पहले इंडिया में ग्रो करी गई थी, और दूसरी है रोबस्टा, ठीक है? तो इंडिया में जनरली रोबस्टा उगाई जाती है, अराबिका एंड रोबस्टा। सबसे बड़ी बात है, रोबस्टा को बहुत मॉडरेट सनलाइट चाहिए, यानी कि ये सर्दीली इलाकों में जनरली होने वाली है। अब चूँकि इंडिया तो ट्रॉपिकल्स में बसता है, तो ये, इस वजह से हम अब इसको सनलाइट से बचाने के लिए हम इसके आस-पास छायादार वृक्ष लगा देते हैं, जैसे कि हम टी की गार्डनिंग में करते हैं। मैंने पहले बोल दिया था कि 15 टू 80 डिग्री सेल्सियस ये ट्रॉपिक्स है, सॉरी, ये ट्रॉपिक्स नहीं है, टेम्परेट मान लो आप, ठीक है? टेम्परेट ज़ोन की फसल है, ऐसे मानेंगे कॉफ़ी को। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ। कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है, अभी मैंने बताया था आपको। जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है, बिल्कुल बात सही है,
ठीक है, बिल्कुल राइट है कि कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो हम उष्ण, उष्ण का मतलब है ट्रॉपिक्स और आर्द्र का मतलब होता है जहाँ पे नमी होती है, रेन होती है, उस प्रकार की वायु में, जलवायु में। लेकिन जो टी है ना वो उष्णकटिबंधीय जो होती है, उष्ण के साथ-साथ यहाँ पे उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिक्स। कॉफ़ी सीधी-सी बात है ट्रॉपिक की फसल है और ये जो ट्रॉपिक्स के साथ-साथ में टी है जो सब ट्रॉपिक की भी फसल है। सीधी-सी बात ये कहने की कोशिश हो रही है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा परिवर्तित की जाती है। कहने का मतलब है कि कॉफ़ी बीज डाल के उगाई जाती है। लेकिन जो चाय है केवल डाली कलम के द्वारा परिवर्तित की जाती है। चाय का मतलब वो ये कह रहा है कि चाय का जैसे ये पौधा है इसी की कलम करके लगा दो तो चाय बनती है। हाँ, तो ये बिल्कुल बात सही है कि चाय जनरली बीजों से ना उगा के हम उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करवाई जाती है। ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। चाय की कलम लगती है। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं, शर्करा के लिए नहीं, ये कॉफ़ी के लिए है। सीधे अभी पढ़ा है ना। मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है। कॉफ़ी क्षेत्र के मांड्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राइट? अभी हमने डिस्कस किया। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी यही उगाई गई थी, ठीक है? कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफ़ी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो मांड्या जो है ये किसके लिए? शुगर के लिए है, ना कि कॉफ़ी के लिए। और चिकमंगलुरु किसके लिए है? शर्करा के लिए। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन-सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु कर्नाटक में तो है, कुर्ग है, पुल्लेज और बाबा बुदानगिरी। बाबा बुदानगिरी भी है, पुल्लेज नहीं है। पुल्लेज कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो देखेंगे भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक का चिकमंगलुरु, कोडागु डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना, कोडागु इज़ आल्सो फेमस फॉर कॉफ़ी। कुर्ग में हासन जिला भी फेमस है, केरल के वायनाड में, त्रावणकोर में और कहाँ पे? नेलियम पैथिस ये भी केरला में है। तमिलनाडु के किन-किन एरियाज़ में कॉफ़ी फेमस है? पुल्लेज, नीलगिरी, शेबरॉय, अन्नामलाई सब के फेस जो क्षेत्र हैं वो कॉफ़ी के लिए हैं, ठीक है ना? नीलगिरी की हिल्स में भी कॉफ़ी होती है, ना कि टी होती है, राइट? सेवरॉय, नीलगिरी यहाँ पे। कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे टी और रबर के बारे में। टी जनरली ट्रॉपिकल रीजन यानी कि क्या फसल है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान और 15 से लेकर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और फिर से इसमें भी वही कंडीशन है कि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, जो लेयर होती है। वैरायटी की बात करें तो 2 वैराइटीज़ हमें देखने को मिलती है, वहिया जो कि एक चाइनीज़ वैरायटी है और असामिका ये असम की वैरायटी है। असम में कॉफ़ी उत्पादन बहुत फेमस है। यहाँ दार्जिलिंग का एरिया है, नॉर्थ बंगाल है, अलीपुर है ये कूच बिहार ये जो एरिया है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। ग्रीन गोल्ड भी एक वैरायटी है। रबर की बात करें, रबर एक प्लांटेशन का क्रॉप है। याद रखना जो प्लांटेशन जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो, रबर हो, उनके लिए आप देखेंगे लैटराइट सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है ना। लैटराइट जो केरल के रीजन में मानी जाती है, कैसियो वगैरह इन सब के लिए लैटराइट सॉइल बहुत अच्छी है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। बात करते हैं रबर की 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, राइट? कि सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरला में, इसके बाद त्रिपुरा। ये देखो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, हमें लगेगा नहीं। तो केरला, त्रिपुरा, कर्नाटका देन असम। इक्वेटोरियल रीजन में उगाई जाने वाली फसल है, लेकिन फिर भी इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स में भी उगाया जाता है। जनरली रबर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन का फसल है। हेनरी विलियम जो थे वो ब्राज़ील से पहली बार भारत इंडिया लाए थे और उन्होंने रबर का पेड़ उगाया था। लेकिन अगर इसकी खेती की बात करें, कमर्शियलाइज़ेशन की बात करें तो उनका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड सैलिसबरी को, जिन्होंने रबर प्लांटेशन भारत में स्टार्ट किया था। ठीक है? तो पहली बार तो लाए थे कौन? हेनरी विलियम, लेकिन प्लांटेशन एक बृहत लेवल पर स्टार्ट किया है सैलिसबरी ने। देख लेते हैं भारत के क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ क्या हैं? कह रहे हैं कि भारत के क्षेत्र की उम उष्ण और आर्द्र जलवायु यानी कि सीधी-सी बात है गर्मियों की बात कर रहे हैं। वर्षा चाहिए इनको 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। अब 200 सेंटीमीटर के लिए तो आप ये मान लो या तो कॉफ़ी या फिर ये आपकी टी रहेगी। 1100 मीटर तक की ऊँचाई के पहाड़ी ढाल चाहिए तो सीधी-सी बात ये टी है, ठीक है ना? और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर चाहिए। अब इसमें देखो सरसों प्लेन्स में होती है, इसको इतनी वर्षा नहीं चाहिए। कपास को भी इतनी वर्षा नहीं चाहिए और इवन इसको हाइट इतनी नहीं चाहिए। इसके अलावा वर्जीनिया तम्बाकू, तम्बाकू भी प्लेन्स में हो जाती है। हाँ, तम्बाकू को हाइट नहीं चाहिए, पानी ज़रूर चाहिए, लेकिन इतना पानी 200 सेंटीमीटर वर्ष नहीं चाहिए। तो आंसर इज़ ये सीधी-सी बात है, मसाले की बात हो रही, काली मिर्च की बात है, राइट? इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं, जो लौंग होती है। जूट के बारे में पहले बात करते हैं। जो जूट है वो लिलियेसी कुल का पौधा होता है। इसका जन्म स्थान जो है वो अफ्रीका और भारत दोनों जगह पे माना जाता है। जूट में जो विधि प्रयोग होती है उसको अपगलन विधि कहते हैं। इसकी तने की छाल से जूट प्राप्त करी जाती है और हुगली का जो किनारा है उसके आस-पास जूट का उत्पादन हमेशा अंग्रेज़ों के टाइम से होता रहा है। लौंग जो है यूजीनिया कैरिया फाइलेटा एक ये पौधा होता है, उसका जो कैनोपी मध्यम हाइट वाला पौधा होता है, सदाबहार पौधा होता है यूजेनिया। इसकी वृक्ष की जो जब सूख इसकी जो पुष्प कलिका सूख जाती है, उससे ये प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो लौंग है, वो पुष्प कलिकाओं से पुष्प कलिका ही है लौंग
और किस पौधे से? यूजीनिया कैरिया फाइलेटा, जो कि किस प्रकार का पौधा है? सदाबहार वृक्ष है। सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ पोटैटो की बात करें प्रोसेसिंग के लिए तो एक कुफरी चिप्सोना 2 है। इसके अलावा चिप्सोना 3 जो है वो प्लेन एरियाज़ में उगाई जाती है और कुफरी हिमसोना ये हिल एरियाज़ में। हिम का मतलब है हिमालय, तो हिमालय मतलब हिल्स। तो सबसे अच्छी वैरायटी है कुफरी चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 प्लेन एरियाज़ के लिए, ठीक है ना? और कुफरी हिमसोना 4 हिली एरियाज़ के लिए। कुछ और देखेंगे? मक्का हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी नहीं। हाँ, ये ज़रा देख लेते हैं। जो गुआर गम होती है, इसको जनरली हम शेल गैस का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। किसका? गुआर गम को। गुआर की फसल होती है ना, क्योंकि अभी तक गुआर गम का हॉरिजॉन्टल जो फ्रैकिंग एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है? शेल गैस का जो मेथड होता है निकालने का हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग, इसमें गुआर गम का अभी तक कोई अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं पाया गया है। बोरलॉग प्राइस की बात करें अगर हम, तो स्टार्टेड हुआ था, सॉरी, ग्वार के साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं। ग्रीन मैन्यूर के तौर पे हम अरहर का प्रयोग करते हैं, लोबिया और मूँग का भी। अरहर 1 हेक्टेयर में 40 केजी नाइट्रोजन देती है। एग्ज़ैक्ट नंबर याद रखना, कहते हैं ना 40 केजी नाइट्रोजन। बोरलॉग प्राइज़ स्टार्टेड हुआ था 1972 में, एक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तमिलनाडु सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? टेपियाको। और टेपियाको किस प्रकार की मिट्टी में होगा? आप ये देखेंगे, ये होगा जो रोपड़ वाली फसलें हैं ना, लैटेराइट जो सॉइल होती है वहाँ पर। लैटेराइट सॉइल बहुत रिच होती है आयरन में एंड एल्यूमीनियम ऑक्साइड्स में। आयरन एंड एल्यूमीनियम ऑक्साइड्स में लैटेराइट बहुत रिच होता है। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाइनएप्पल अनानास का। और काली मिर्च लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका, ना कि केरला, ठीक है? काली मिर्च कर्नाटक में उत्पादन होता है, ना कि केरला में। तो ये था हमारा कमर्शियल क्रॉप से रिलेटेड वीडियो। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।